एक हमारा एनिमल फूड होगा, है ना, और एक हमारा प्लांट फूड होगा। ठीक, अब हमारे पास एनिमल एज अ फूड, है ना, और प्लांट एज अ फूड हमारे पास है। तो दो ही टाइप का हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स दो ही टाइप का फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, या तो प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये लिमिटेड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा कि उनको ऐसे चेंज करें ताकि उनमें चेंजेस जो आए उससे हमको फायदा हो, है ना। फायदा किस तरीके से हो सकता है, बेटर क्वालिटी से हो सकता है ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी हो सकती है, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो डिसीज रेजिस्टेंट हो सकते हैं, है ना, और लॉन्गेविटी होगी, लॉन्ग लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो उनसे अगर लॉन्ग लाइफ जिएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमको देंगे, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जो प्रोडक्ट है, चाहे एनिमल से मिले चाहे प्लांट से मिले, उनका प्रोडक्ट अगर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड हो पाएगा। तो हमको क्या करना रहेगा, हमको कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स जो रहता है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, ताकि इतना जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड भी तो कराना है बेटा। ठीक है, पुराने जमाने के फिल्मों में देखा होगा ना, अकाल पड़ जाता है, ये सब खाने की कमी रहती है, सुने हो आप लोग ऐसे? ठीक है, पुराने जमाने के फिल्मों में, एकदम पुराने मदर इंडिया टाइप के जो मूवीज हैं पुराने जमाने में, है ना, देखे होगे आप लोग मदर इंडिया, देखिए मूवी आप लोग नहीं देखे हो? अरे हाँ ब्लैक इतनी एंड आइकॉनिक मूवी है। यस सर देखे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वाली ना। हाँ, हाँ ब्लैक हाँ एंड हाँ व्हाइट वाली, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ सर देखिए, है ना, बचपन बहुत में अच्छी देखी। है। हाँ, और नरगिस है उसमें, नरगिस और सुनील दत्त, संजय दत्त के फादर। अब कई लोगों को यही नहीं मालूम होगा, संजय दत्त के फादर भी एक्टर थे, उनकी मदर भी। चलो, तो राजेंद्र कुमार उसमें थे, और बहुत अच्छी मूवी है, मतलब बहुत पुराने जमाने की। तो उस जमाने देखना बेटा, उस जमाने की मूवीज में ज्यादातर क्या होता था, देखो हमेशा क्या होता है, एक जेनरा होता है मूवी का, मतलब जो भी हमारे आसपास में एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से मूवी बनाया जाता है। ठीक है, तो उस जमाने में ये सब भुखमरी, है ना, खाने की कमी, ये सब बहुत ज्यादा होता था। तो उसी टाइप की मूवीज भी उस समय बनती थी, क्यों, ताकि क्योंकि लोग जानते हैं इस चीजों को, फेमिलियर हैं तो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, एनिमल एज अ फूड एंड प्लांट एज अ फूड, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, दो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हम लोग, एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एनिमल हस्बेंड्री में ये क्या चीज होता है, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एनिमल्स हैं उसको क्या किया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद उससे प्रोडक्ट्स लिया जाता है, जैसे मुर्गी पाला जाता है तो मुर्गी से फिर एग लेते हैं, उससे मीट लेते हैं, काऊ से वैसे ही मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं। समझ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से क्या करते हैं बेटा, उनसे उनका बाय प्रोडक्ट या फिर उन्हीं को ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाता है। जैसे हनी बी का यूज करते हैं, उसको खाते नहीं है, बट हनी बी से जो हनी प्रोडक्ट बनता है उसका, वो प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जाता है, कमर्शियलाइज किया जाता है। वैसे ही सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, लैक वॉर्म हो गया, है ना, वैसे बहुत सारे अलग अलग चीजों देखेंगे हम लोग। मछली उछली पालना है, ठीक है, भेड़ बकरियों को पालना है, उनसे प्रोडक्ट्स मिलता है। तो फिश पाला जाता है ना, कैचिंग किया जाता है। कैचिंग मतलब ऐसे कैच नहीं, ठीक है, मछली पकड़ा जाता है, उनका क्या किया जाता है बेटा, बिजनेस किया जाता है, उससे पैसे कमाते हैं, उसको खाया जाता है एज अ फूड। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं एनिमल हस्बेंड्री में आएंगी। दूसरी प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा कि भाई जो हमारे पास जो वेराइटीज है, गेहूं है, चावल है, मक्का है ना, बहुत सारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो भाई वो जितनी जरूरत है उतना हमारे पास होना भी चाहिए, उनकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, उनकी ब्रीडिंग्स की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिसीज रेजिस्टेंट और हाई वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमको, प्लांट प्रोडक्ट्स हमको मिल सके। ठीक है, काऊ को खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा, कई लोग खाते हैं।
इंडिया में थोड़ी ना, विदेशों में खाते हैं, इंडिया में भी खाते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। इंडिया में भी काऊ पिग ये सब खाया जाता है, विदेशों में तो बहुत कॉमन है, विदेशों में बहुत कॉमन है। ठीक, चलो एनिमल हस्बेंड्री में अपन देखते हैं सबसे पहले कि भाई एनिमल हस्बेंड्री क्यों कर रहे हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि जानवरों को पालना, ठीक है, और उनसे प्रोडक्ट लेना, उनकी ब्रीडिंग कराना, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, ये सब क्या है एनिमल हस्बेंड्री में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, एक वर्ड होता है लाइव स्टॉक, एक वर्ड होता है लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होता है, स्टॉक समझते हो आप लोग, स्टॉक करना, जैसे अभी कई दुकान वाले लोग बहुत सारी चीजों का स्टॉक कर लिए हैं, ठीक है, तो ये स्टॉक किसी सामान को स्टॉक करना मतलब जमा करके रखना, ठीक है, एक जगह पर। और लाइव स्टॉक का मतलब है कोई जिंदा सामान को रखना, जिंदा मतलब जैसे कि मुर्गी फॉर्म हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी मुर्गियों को एक जगह जमा करके रखा जा रहा है, समझ आ रहा बात, ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, लाइव स्टॉक। समझ आया लाइव स्टॉक क्या होता है, बहुत सारे बकरियों को, भेड़ों को एक जगह रखा जा रहा है, गाय को एक जगह रखा जा रहा है डेयरी फार्मिंग के लिए, ठीक है, मुर्गी पालने के लिए, भेड़ को पालने के लिए, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, लाइव स्टॉक। क्लियर हो रहा है ये वर्ड लाइव स्टॉक का मतलब, ठीक है। अब देखो बेटा, है ना, इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले डेयरी फार्मिंग। तो इसमें देखो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें आप जानते हो। तो डेयरी फार्मिंग जो रहता है उससे हमको क्या मिलता है, मीट मिलता है और मिल्क मिलता है। और आपको मालूम है बेटा कि दूध दही ये सब हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, आइसक्रीम आइसक्रीम भी बहुत जरूरी चीजें हैं, तो ये सब डेयरी फार्मिंग से ही आता है, ठीक है। तो दूध दही घी बटर ये है ना, मिठाई विठाई ये सब डेयरी प्रोडक्ट से ही बनते हैं। ऑब्वियसली आइसक्रीम भी, है ना, आप लोगों का फेवरेट, अभी मत खाना, लेकिन जमाना हो गया मेरे को आइसक्रीम खाए, जब से कोरोना का आया तब से मैं आइसक्रीम ही नहीं खाया हूँ। घर में जमा करके नहीं खा सकते? कुछ नहीं बेटा, ठंडा होता है ना, सोर थ्रोट होता है, फिर ठंडा कोई भी चीज खाना नहीं रहता है, क्योंकि हम ठंडा या एसिडिक चीज लेते हैं ना, खट्टा या ठंडा चीजें, तो हमारे जो गला होता है, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, कोल्ड क्लाइमेट के कारण ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, टॉन्सिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन जो रहता है वहां पर इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। गर्म पीने से क्या होता है, थ्रोट का जो ब्लड कैपिलरीज है वो फैलता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है थ्रोट में, तो इन्फेक्शन जल्दी कील हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे किसी को टॉन्सिल होता है ठंडा नहीं लेने बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना रहता है। अब आप गर्म पानी या गरारे करते हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो फिर इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी उतना इम्यूनिटी जाएगी वहां। समझ आ रहा बात, ये कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए अभी अभी फिलहाल। चलो, तो ये डेयरी फार्मिंग में क्या है भैया, बहुत सारे गायों को अच्छी अच्छी ब्रीड को रखा जाता है, और जो खराब ब्रीड है उसको हटाया जाता है, ये सब डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। हमारे देश में दूध की बहुत ज्यादा कमी होती थी, अभी तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है। इसके पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ है, वर्गीस कुरियन।
मालूम है ये कौन है? अमूल के अमूल के मिल्क संस्थापक। रिवॉल्यूशन वाले हैं क्या? हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इन्होंने ही नाम शुरुआत तो सर इंडियन नहीं लग रहा है। की। नहीं, अब वो है बेटा, अब है ना, इंडियन ही है। ठीक है, अमूल के संस्थापक, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जो आज हजारों करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ना बेटा, आउटलेट्स इन्हीं का है, बता दूं आप लोगों को नहीं मालूम अलग बात है ना। इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट्स जो है ना बेटा, ब्रांचेस इसी के पास, कोई रिलायंस का नहीं है। ठीक है, अमूल के बहुत सारे इतने आउटलेट है आप गिन नहीं सकते। ठीक, चलो, तो इनके कारण क्या हुआ बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया। और पहले दूध जो रहता है भैया, एक गांव में बहुत कम है, एक गांव में ज्यादा है, तो भैया वो जो गांव की दूरी ज्यादा है तो कौन वहां लेके जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात। प्लस आसपास में ही बस खत्म हो जाता था, वहां तक नहीं जा पाता था। प्लस ज्यादा लंबी दूरी करने से दूध जो रहता है वो खराब भी होता है कंटेनर में। आप बहुत ज्यादा देर तक के उसको नहीं रख सकते ऐसे ही बिना उबाले। ठीक है, तो कच्चे दूध को ज्यादा दूरी तक सप्लाई करना मुश्किल होता था। तो इसलिए क्या है, ये सब पॉस्चराइजेशन वगैरह चालू किए, पैकेजिंग चालू किए, जिससे कि भैया अमूल बनता है मान के चलो गुजरात में, और यहाँ पर हमको सप्लाई मिल रहा है। ऐसा भी होता है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहां बनते हैं यहाँ आते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया किसी एक आदमी के विजन से, जिन्होंने काफी मेहनत किया। और इंडिया में आपको बता दूं सरप्लस है हमारे पास अभी मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग में क्या करते हैं, मेनली वही सब जो गाय वाय है बेटा, उनका अच्छी ब्रीड को कलेक्ट करते हैं, उनको खाना, डॉक्टर फैसिलिटी देना, है ना, जो वेटनरी डॉक्टर है उनका कंटिन्यू उनको इंस्पेक्शन करवाना, हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, ये सारा चीज किया जाता है और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग आपको मालूम है, पोल्ट्री फार्मिंग जो रहता है इसमें क्या है, मुर्गी पालते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है भैया, एग भी हमको मिलता है और उसको एज अ मीट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं, जैसे आपको मालूम है अभी बर्ड फ्लू वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, उनका रहने खाने का इंतजाम अच्छे से करना पड़ता है, लाइट मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि मुर्गियां जो रहती हैं उनको अंडे देने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए रहता है। समझ आ रहा बात, कम लाइट में उनका एग प्रोडक्शन कम होता है। तो देखना, आप लोग कभी रोड से जाते रहोगे तो जो पोल्ट्री फार्म होता है, एक लिमिटेड टाइम तक के अच्छा खासा बल्ब जला रहता है रात को भी। ठीक है, फिर आप लोग कभी सोचे नहीं होगे कि भैया उनको लाइट की जरूरत क्या है, चुपचाप तो बैठे हैं एक जगह और दाना बाजू में है, खाना है तो खा लेंगे, पीना है तो पी लेंगे, तो फिर लाइट क्यों जलाते हैं। तो लाइट जो रहती है ना, इंटेंसिटी उनको देते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट होता है, उनको भी डॉक्टर्स का इंस्पेक्शन लगता है, अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा क्लाइमेट दिया जाता है। ठीक है, जो अब ये लोग बर्ड्स है बेटा, फेदर्स अच्छे खासे हैं, तो ये लोग ठंड को सह लेते हैं लेकिन गर्मी को सह नहीं पाते। तो कई मुर्गी फार्म में कूलर वगैरह इंतजाम होता है, पंखा कूलर लगाया जाता है, देखना आप। ठीक है, ग्रीन शीट्स लगाए जाते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मी नहीं सहन कर पाते ना। ठीक है, अब गर्मी का दिन है बेटा, 44-45 डिग्री चल रहा है, मैं आप लोगों को स्वेटर पहना के बैठा दूं तो क्या हाल होगा आप लोगों का। बस वही हाल होता है मुर्गियों का भी, क्योंकि स्वेट ग्लैंड नहीं होता ना, बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड नहीं होता है। तो ये सारा मैनेजमेंट है, लाइट हीट कोल्ड मैनेजमेंट है। इससे उनका जो अंडे देने का जो इंटेंसिटी है वो भी प्रभावित होता है बहुत ज्यादा, इसलिए सारा मैनेजमेंट किया जाता है, खाना पीना सारा चीज। देन उसके बाद हम देखते हैं बेटा सर बी कल्चर। लाइट का मेरे को नहीं समझ आया, लाइट का क्या बताया, उन लोग को लाइट क्यों चाहिए? लाइट बेटा वो एग फॉर्मेशन के लिए चाहिए रहता है, लाइट मैनेजमेंट जो रहता है ना, वो एग अंडे देते फॉर्मेशन हैं। या एग लेइंग? एग लेइंग वही है बेटा, अब अंडे बनाएंगे वो लोग, अब ऐसे थोड़ी ना फैक्ट्री में बना रहे हैं भाई, बॉडी के अंदर बन रहा है ना, तो एग फॉर्मेशन के लिए उनको चाहिए कितने रहता अंडे है। देते हैं क्या? हाँ हाँ, तो उनको ज्यादा लाइट चाहिए रहता है। आप लोग प्लांट भी पढ़े होगे ना बेटा, डे डे प्लांट, नाइट प्लांट, डे एंड तो नाइट एक प्लांट। पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए होता है। तो वही पर्टिकुलर टाइम, इसलिए उनको लॉन्ग टर्म लाइट दिया जाता है ना, मतलब लंबा ड्यूरेशन ऑफ लाइट दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइट बंद कर देते हैं रात को। समझ आ रहा बात, तो ऐसा किया जाता है। प्लांट भी होता है, डे प्लांट नाइट प्लांट, तो वो सब है बेटा, हार्मोनल एक्टिविटी होता है। समझ आ रहा है, आप लोगों के बॉडी में भी होता है, वो सब रिथमिक प्रोसेस है, आप लोगों के बॉडी में भी होता है ये सब। ठीक है, जैसे ही रात को 11-12 बजता है, क्या होता है बेटा, सीरोटोनिन आने रिलीज लगता होता है है, आपको जब नींद आने भाई लग ने जाती है।
है ना, नींद आना चालू हो जाता है। जैसे सुबह होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लॉक होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो एक क्लॉक जो रहता है वो आपको सोने उठने का टाइम आपका फिक्स कर देता है। तो वही बॉडी का ये सारा चीज प्रोसेस है। बी कीपिंग, सर बहुत चला सर गया। बहुत चलाते हैं। कॉल आ गया होगा। ठीक है, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो बी कीपिंग, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, एपीकल्चर। अब देखो ये जो है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं भैया। सबसे पहली बात, जो कौन सी वैरायटी है, इंडियन वैरायटी जो रहता है, जो बहुत कॉमन है, एपिस इंडिका। और भी वैरायटीज हैं, लेकिन एपिस इंडिका जो रहता है वो मोस्ट कॉमन वैरायटी है बी कीपिंग के लिए। मतलब मधुमक्खी पालन बोल सकते हो, एपीकल्चर। मधुमक्खी को पालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज एपीकल्चर होता है, ठीक है। अब मधुमक्खी जो रहता है, आपको मालूम है 3 वैरायटी का होता है, क्या क्या? क्वीन, ड्रोन, क्वीन, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स, वर्कर्स। ठीक है। तो वर्कर जो रहते हैं दे आर फीमेल, क्वीन इज आल्सो फीमेल बट दे आर फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल, वो ठीक स्टेराइल है। और ये स्टेराइल फीमेल होती है, ठीक है। और ड्रोन जो रहता है वो में मेल है लेकिन फर्टाइल है, ठीक है। मेल है लेकिन फर्टाइल है। समझ आ रहा बात? ठीक। दूसरा जरूरी चीज, ये दूसरे जगह भी क्वेश्चन आता है इसलिए एक साथ बताते रहा हूँ। ये डिप्लॉयड होता है, होती है, ठीक है। और वर्कर्स भी डिप्लॉयड होते हैं, बट ये ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉयड। क्योंकि ड्रोन कैसे बनते हैं, कौन से प्रोसेस से बनते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। और वर्कर जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, ठीक है। वर्कर, कुछ वर्कर को क्वीन में कन्वर्ट किया जाता है रॉयल जेली के द्वारा, वो सब बी हाइव में होता है, ठीक है। वो डिसाइड किया जाता है कौन हमारे छत्ते की रानी बन सकती है, समझ आ रहा है। तो उसके हिसाब से उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया जाता है, प्रोसेस होता है इनका लंबा चौड़ा, ठीक है। तो हमको इससे क्या क्या इतना मिलता है? बुद्धि है इन लोगों में। सबके पास रहता है बेटा, इंसानों को छोड़ के, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूँ। देखो सबका एक अपना अपना प्रोसेस होता है। इसका तो बेटा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, पहले पढ़ाते थे हम लोग कि बी बी डांस होता है, मधुमक्खियों का डांस होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ाते थे, अभी नहीं है सिलेबस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं, बी डांस जो होता है ना, मधुमक्खियों का जो डांस का प्रोसेस है, उसको डिस्कवर करने वाले को नोबेल प्राइज मिला है। नाम ऐसा क्या खोज है सर? वो तो धूप में हम लोग भी देखते हैं, मस्त उड़ते हैं वो लोग ढेर सारे। वही वही है तो क्या बी आप, डांस? इसीलिए तो आपको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ ये हाँ। देखते हो कि वो लोग धूप में उड़ रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो पैटर्न देखा होगा। कि ये लोग जो है फूल की तरफ कैसे जाते हैं, ये लोग कौन से डायरेक्शन में जाते हैं, ये लोग अपने घर वापस कैसे आते हैं, ठीक है। और क्या सभी के सभी लोग जो हैं वो फूल जो रहते हैं उस नेक्टर के लिए जाते हैं, फूल को ढूंढने जाते हैं, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, कि कोई एक जाता है फिर बाकी लोगों को बाद में बताया जाता है। फिर अगर कोई एक जा रहा है और बाकी कोई एक जा रहा है किसी एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सा होगा, सन के डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में होगा, या फिर नॉर्थ साउथ होगा, या ईस्ट वेस्ट में जाएगा, और जाने के बाद वो कैसे अपने लोगों को बताएगा कि उस साइड है खाना, ये कैसे डिसाइड होगा। और वो उस साइड मतलब किस साइड, ये कैसे डिसाइड होगा, और इतने सारे लोगों को कैसे बताया जाएगा। तो ये होता है बी डांस, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, ऐसे राउंड राउंड करते हैं लोग। तो ये सन के डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट की तरफ जाना है, खाना उधर है। और अगर सन के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो ये लोग ऐसा, मतलब बहुत सारे अलग अलग ये लोग प्रोसेस रहता है इनका बी डांस। हाँ, तो उसको स्टडी किया, आप खुद ही सोचो ना बेटा, कई जंगल जंगल घूमा होगा वो आदमी, उसको पागल बोले होंगे लोग।
तो जो पागलपना करता है उसी को नोबेल प्राइज मिलता है, ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। देख रहे हैं, अरे वाह मधुमक्खी आई है, फूल पे बैठी है, नेक्टर उठा के ले गई, पी रही, खाना खत्म, ये इसके कारण नोबेल प्राइज तो ना मिलेगा। चलो, तो वो तो सब जानते हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ। 5 साल का मेरा जो बेटा है वो भी जानता है मधुमक्खी आती है, फूल से खाना लेके चले जाती है, तो उसको नोबेल प्राइज थोड़ा देंगे। चलो, तो अब इसमें ये चीज हो गया। अब बी वैक्स, ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन आया है कि हनी किसका प्रोडक्ट है, क्वीन, ड्रोन या वर्कर, कौन किसका प्रोडक्ट है ये? प्लांट प्रोडक्ट है। चलो बताओ भाई, कैसे? हनी किसका प्रोडक्ट है, क्वीन, ड्रोन या वर्कर? हनी वर्कर का प्रोडक्ट है ना? और कोई? प्रोडक्ट है। क्वीन, ड्रोन या वर्कर? वर्कर कौन सा? हनी किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हनी ये लोग नहीं बनाते हैं, ये लोग से मॉडिफाई करते हैं, होता प्लांट ही प्रोडक्ट है। वो जो नेक्टर होता है, ठीक है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना, जो फूल का रस होता है, उसको ये लोग अपने क्रॉप में लेते हैं, पेट में लेते हैं। देन उसके बाद वो क्रॉप में क्या करते हैं, सलाइवा के साथ में जो एंजाइम होता है, सलाइवा में जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम नेक्टर को मॉडिफाई करता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेवुलोज, ये सब में, और बहुत तो ये सारे। दोनों का ही प्रोडक्ट हुआ ना सर? नहीं, प्लांट प्रोडक्ट है ये, होता प्लांट का तो ही हम लोग प्रोडक्ट है। आर्टिफिशियली नहीं बना लेते हैं? नहीं बना सकते ना बेटा, आपके पास वो एंजाइम नहीं है, ठीक है, वो एंजाइम नहीं है हमारे पास। तो ये प्लांट प्रोडक्ट है ये प्लांट, उसको बस मॉडिफाई करते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चंस यही आते हैं, ठीक है। तो हनी इज अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, मॉडिफाइड प्लांट प्रोडक्ट है, ये प्लांट से ही लेते हैं, बस ये लोग एंजाइम के द्वारा मॉडिफाई करते हैं। आप लोग जो खाते हो हनी, उसमें मस्त हनी बी का सलाइवा वगैरह होता है, जो कि एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट करता है नेक्टर को, ठीक है। समझ आ रहा बात? बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट। और बी वैक्स जो रहता है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट्स है, इसको भी मॉडिफाई किया जाता है, किनके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सब बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक तो हमको ये खाने पीने की चीजें मिल रही है ना, हनी। देन बी वैक्स जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है कि एपीकल्चर करने से और एक डायरेक्ट फायदा और क्या मिलता है, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए जो उनसे मिलता है ना, पॉलिनेशन, ठीक है। बीज आर अ वेरी गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, समझ आ रहा है? तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के लिए जो पॉलिनेशन का एजेंट का काम करते हैं वो बीज होते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस पूरी दुनिया से बीज को हटा दिया जाए, पूरी दुनिया से अगर मधुमक्खियों को साफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा, मतलब खाना नहीं बचेगा क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा। बेटा इंसान खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन मैक्सिमम होता है वो इन्हीं के कारण होता है, इंसेक्ट्स, बीज के कारण। ये खत्म हो गए तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और आपको मालूम है विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीशीज नहीं बचता है, स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। स्पीशीज खत्म हो जाएंगी तो उस पर डिपेंडेंट एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, हम जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है तो प्लांट्स खत्म होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम का नाश हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये ऐसा होता है, इसीलिए क्या इंसान जो रहता है ना, अपनी कब्र के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम को बर्बाद जो किया जा रहा है, ये सब इंसानों के कारण है। और इकोसिस्टम बर्बाद होता है तो फूड चेन भी खत्म होता है। फूड चेन खत्म होता है तो बेटा शुरुआत को आप खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंत में आप भी हो। ये लोगों को मालूम है, फिर भी कर रहे हैं पैसे के लालच में। भाई एक चैन है, चैन की शुरुआत में कोई भी हो लेकिन अंत में तो आप ही हो, ठीक है। चैन धीरे धीरे खत्म होगी और अंत में आप भी खत्म होगे, तो ये फैक्ट है। चलो, तो ये सारा प्रोडक्ट मिला जाता है बेटा, और पॉलिनेशन में हेल्प करता है ये काफी अच्छा, सर ठीक है। क्वीन कुछ नहीं बनाएगी कभी भी? क्वीन कुछ नहीं करते बेटा,
ऑर्डर देती है बस। रानी है, रानी लोग कुछ काम नहीं नहीं करते बस। और ये लोग भी कोई काम नहीं करते, ये लोग तो निकम्मे हैं, बस स्पर्म देने का काम करते हैं ड्रोन्स। बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्पर्म देयर इज नो वर्कर। नो और वर्कर। ड्रोन्स कुछ काम नहीं कर पाते, यस ड्रोन्स कुछ काम नहीं करते हैं। एफिशिएंट लेबर जो होता है वो वर्कर ही होते हैं, इसलिए इसलिए उसको वर्कर बोला जाता है। तो चलिए सर ऐसा भी होता है क्या कि वर्कर ज्यादा होते हैं, ड्रोन कम देखने को मिलते हैं? हाँ, 2000 वर्कर हैं तो 50-100 ड्रोन होंगे, बस। जरूरत ही क्या है बेटा, और बहुत क्वीन कम। तो और ही कम होगी। क्वीन तो एक होते हैं एक छत्ते में, कभी कभी दो होते हैं, बड़ा छत्ता है तो वो तो बहुत लिमिटेड होते हैं ना। क्वीन का एक ही काम होता है, अंडे देना, एग प्रोड्यूस करना। और जितने ज्यादा एग होंगे, फर्टिलाइज होंगे, वर्कर्स बनेंगे, क्योंकि वर्कर्स की लाइफ बहुत छोटी होती है। वर्कर्स ज्यादा दिन तक अच्छा। नहीं जीते हैं, बहुत छोटी, मतलब कुछ हफ्तों की होती है। काम करते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेबर होता है उनका, बहुत काम करते हैं वो लोग। घर बनाएंगे, छत्ता टूट गया तो फिर से रिपेयर करेंगे। और जो अंडे देते हैं, इन अंडों से जो लार्वा होता है इसका, ठीक है, हनी बी का ग्रब बोलते हैं, वो उनको खाना वाना खिलाना है, उनके लिए हनी है। ठीक है, और भाई फूल का सीजन तो पूरा 12 महीना रहता नहीं है, एक टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए रहता है फूल का सीजन। तो उस सीजन में पूरा नेक्टर कलेक्ट करके हनी बना के स्टोर करने का काम, छत्ता बनाने का काम करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, और खुद नहीं खाते हैं बेटा, स्टोर करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं बस। तो इतना करने के कारण क्या होता है, उनकी लाइफ जो रहती है बहुत शॉर्ट पीरियड की रहती है, मरते हैं, फिर नया बनता भी है। ठीक है, और प्लस छत्ते में आने के बाद ये लोग बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। चलो सर आगे अगर इन बढ़ते लोग हैं। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ही होते हैं तो इन हम्म। लोग का तो ऐसा होता ही नहीं कि छोटे से बड़े होंगे फिर काम नहीं करेंगे। नहीं, छोटे रहते हैं ना बेटा, छोटे से बड़े सर रहते बी हैं। वैक्स कैसे बनता है? बी वैक्स भी इनका एब्डोमिनल ग्लैंड होता है बेटा, वैक्स ग्लैंड, वहां छत्ते से बनता है। छत्ता ही तो नहीं ना होते बी वैक्स? छत्ता बी वैक्स से ही बनाते हैं लोग, उसी का मॉडिफिकेशन से बनाते हैं। वो भी उनका यही ग्लैंड होता है, सिक्रीट करते हैं वैक्स ग्लैंड ग्लैंड्स। होता है। और बी वैक्स ये लोग सिक्रीट नहीं करते हैं, एक्चुअल में जो पॉलन होता है ना, हाँ पॉलन ग्रेन होता है ना, वो उसको पैर में चिपक जाता है, वो फिर उसको मॉडिफाई करते हैं वो लोग। सब फ्लावर से ही लेते हैं, इनके पास अपने ऐसा कुछ होता है नहीं, तो वो सब मॉडिफाइड रहता है। देन उसके बाद देखते हैं बेटा फिशरीज। फिशरीज, ठीक है, चलो ये सब ऐसे ही है, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। फिशरीज, फिशरीज आपको मालूम है बेटा क्या होता है? मछली पालना, पकड़ना, खाना, बेचना। सिर्फ मछली को नहीं बोलते हैं, और भी जो एक्वेटिक एनिमल है, मोलस्का हो गया, प्रॉन, क्रैब, ये सब फिशरीज में आता है। ठीक है, सिर्फ मछली नहीं है ना, और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि मोलस्क हो गया, स्नेल्स वगैरह हो गए, वो खाया जाता है। प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, ये सबको पालना, रेयरिंग करना, कैचिंग करना एंड सेल करना, ईटिंग करना, ये सब जो रहता है सब फिशरीज में आता है। मछली पालन, दुनियादारी, ये सब। ठीक है, तो इसमें 2-3 वर्ड्स आते हैं, आपको ध्यान रखना बेटा। बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी जो कोस्टल रीजन की आबादी है, वो सब फिशरीज पर ही, मछली पालन, मछली पकड़न, ये सब में व्यस्त है। उसी से उनका इकोनॉमिक चल रहा है ना, उन्हीं से उनका इकोनॉमी चल रहा है। बेच रहे हैं उसी से, उसी को खा भी रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन है फिशरीज। समझ आ रहा है? तो इसमें दो आता है, एक हमारा एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर, और एक पीसी कल्चर। अब इन दोनों का डिफरेंस बस बेसिक समझना, पूरा लिखूंगा नहीं मैं। एक्वाकल्चर में क्या होता है कि वो सारे एनिमल्स, ठीक है, सारे एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जिससे कि हम बेनिफिट उठाते हैं या कमर्शलाइजेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको बेचना या खाना, या बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे मोलस्का भी आते हैं और मछलियां भी आती हैं। ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको क्या किया जाता है बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है, उनका ग्रोथ होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, अलग से आपको खाना पीना डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? कोई एक नेचुरल पॉन्ड है, वहीं छोड़ दिए तो प्लांट एनिमल वहीं पर, केकड़ा वेकड़ा सब वहीं पल रहा है। या फिर जो समुद्र का एक आध एरिया, जैसे चिल्का लेक वगैरह हो गया, मालूम है चिल्का लेक जो पुरी में है? ठीक है, तो ये अच्छा चिल्का लेक क्या है भैया? ये समुद्र का ही पानी थोड़ा सा अंदर की ओर आया है, और थोड़ा शैलो है, गड्ढा नहीं है पानी,
ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा वाला एरिया में, शैलो एरिया में आ गया। बोले समुद्र का मुंह है ये। हाँ जो भी है, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, यहाँ पर आ गया, वही पानी है समुद्र का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो वहीं पर ऐसा एक जाल जैसा डाल दिए, तो वहीं पर सब मछली उछली लोग इकट्ठा होंगे, पकड़ के लोग ले जाएंगे, ऐसा है। लेकिन पिसीकल्चर में क्या होता है, एक आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जैसे जैसे अब मेरे पास खेत है, तो मैं क्या करूंगा, गड्ढा खोद के तालाब बना दूंगा, उसमें मछलियों का अंडा डालूंगा, फिर उसके लिए खाना पीना दुनियादारी सारा चीज करूंगा। तो ये क्या होगा कि सिर्फ मछली को पालने का, सिर्फ मछली, उसमें प्लांट प्लांट ये सब नहीं। तो आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं, मछली को जैसे कुएं वगैरह में आर्टिफिशियल कुआं जैसे बना दिए, मेनली तो पॉन्ड बनाया जाता है फिशरीज के लिए। तो मछलियों को वहां रखा जाता है, खाना पीना उनका देखभाल ये सारा चीज किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल क्लाइमेट में हो गया मछलियों को पालने का, और उससे बिजनेस करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कैसे? पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, पिसीकल्चर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहां से क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, पिसीकल्चर और एक्वाकल्चर क्या है। एक्वाकल्चर मतलब सारे जितने भी एक्वाटिक, जो भी एक्वेटिक क्लाइमेट में जो भी जिसको हम लोग पालते हैं, मतलब जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं, पकड़ते हैं, बेचते हैं या खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं। और एनिमल में सिर्फ मछलियां नहीं आते हैं, क्रैब, प्रॉन, मोलस्का ये सब भी आता है, ठीक है। तो वो एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब पानी में कल्चर करना। पिसीकल्चर में सिर्फ पानी में क्या कर रहे हैं अपन, मछलियों को ही पाल रहे हैं ना मेनली। चलो, तो अब मेन जो आता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ आ रहा बात, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग और दूसरा आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। ठीक है, यस। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, ठीक। अब आउटब्रीडिंग में भी कुछ कैटेगरीज हैं। आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका जो की पॉइंट्स है ना, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। की पॉइंट्स मतलब ये है क्या चीज, मेनली ये है क्या चीज, व्हाट इज इनब्रीडिंग, व्हाट इज आउटब्रीडिंग, एंड व्हाट इज आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये है क्या, इसका मीनिंग है ना। मेनली जो की पॉइंट्स है उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में क्या होगा बेटा, ध्यान रखेंगे कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो हो सकता है सेम ब्रीड के हों या अलग ब्रीड के हों। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है भैया, जैसे कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सुने ना, आपको हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन है ना, प्लांट्स में ब्रीडिंग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या वाला ब्रीडिंग का करने का मतलब क्या होता है, ब्रीड्स को मेट करवाना, ठीक है। ब्रीड को मेट करवाने के प्रोसेस को ब्रीडिंग बोला जाता है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। दो Breeding नहीं समझ आती, स्पीशीज को इसको बोले। दो स्पीशीज को क्रॉस करवाने को हम क्या बोलते हैं, या दो ब्रीड्स को, वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्रीड का मतलब अलग अलग वो वैरायटी के हों। अब जो अलग वैरायटी है वो हो सकता है सेम स्पीशीज के भी हों या अलग स्पीशीज के भी हों, बट प्लांट्स को क्रॉस करवा रहे हैं, दैट इज ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग के अलग अलग प्रोसेस हैं, दैट इज इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग में क्या होता है कि सेम स्पीशीज है, सबसे पहली बात। ब्रीड का मतलब समझा दीजिए ना। क्या चीज, क्या बोल रहे बेटा, ब्रीड का मतलब समझा दीजिए ना, को सब क्लियर ही नहीं होता है। ब्रीड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, आप ब्रीड ब्रीड, को कैसे साइंटिफिकली डिफाइन करेंगे? अब देखो, अब वो डेफिनेशन तो बेटा, वो जो बुकिश डेफिनेशन है उसको आप लोग पढ़ते रहे ना, ठीक है, उससे कुछ चीज समझ नहीं आता है, ठीक है। बुकिश डेफिनेशन मैं यहाँ पर 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ब्रीड का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग डॉग का वैरायटी देखिए,
डॉग जानते हो, हाँ ठीक है। हाँ तो डॉग में भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, या हम बोलते हैं ना, ऐसे पूछते हैं ना कि अच्छा तेरे यहाँ कुत्ता है क्या, कौन सी ब्रीड का है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सी वैरायटी का है। डॉग तो एक ही स्पीशीज है, बट उनके अलग अलग सब स्पीशीज या ब्रीड बोल सकते हैं या वैरायटीज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पोमेलियन है, ठीक है, तो पोमेलियन भी अलग अलग होते हैं, सेम ब्रीड है पोमेलियन, बट उनमें अलग अलग उसके क्या होता है बेटा, अलग अलग उसमें भी सब ब्रीड्स होते हैं। पोमेलियन का देखे होगे, कोई छोटा रहता है हाइट में, कोई बड़ा रहता है, किसी के हेयर्स कम होते हैं, किसी के लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो आंखों को ढक लेते हैं। देखियो आप लोग, देखियो आप लोग ऐसा पोमेलियन जो ब्रीड्स होते हैं, Yes, ये sir. एक ब्रीड है, बट उनके एंसेस्टर्स अलग अलग है। ये लोग एक ही ब्रीड है, बट उनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। समझ आ रहा बात। अब ये एक स्पीशीज है, कौन, डॉग, डॉग एक स्पीशीज है, ठीक है, लेकिन उनमें अब ब्रीड अलग है। ये एक पोमेलियन ब्रीड की बात कर लिया, ठीक है, उनमें एंसेस्टर्स अलग अलग हो गए, इसे थोड़ी अलग अलग वैरायटी के दिख रहे हैं वो लोग, ठीक है। देन उसके बाद पोमेलियन ब्रीड के बाद जैसे और भी लेब्राडॉग, ठीक है, लेब्राडॉग एक ब्रीड होता है, ठीक है। तो लेब्राडॉग जो ब्रीड होता है भाई, वो अलग दिखता है, अलग उसका हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी होता है, उसकी वो जो रहती है उसकी वैरायटी एक अलग होती है, उसमें भी कुछ सब वैरायटीज होते हैं। फिर आप लोग वो वोडाफोन वाला डॉग देखे होगे, छोटा सा, हाँ सर। हाँ, ठीक है, वो एक अलग ब्रीड है। समझ आ रहा है। तो ये वैसे ही है बेटा। अब क्या कभी हम देखें कि जो लेब्राडॉग है, ठीक है, वो पोमेलियन जो ब्रीड है उनके साथ उनकी मेटिंग हो रही है? नहीं, ऐसा हो रही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट और हाफ, ऐसा बहुत थोड़ा, आधे बाल ज्यादा है इधर, आधे बाल कम, ऐसा नहीं होता है। तो है तो सेम स्पीशीज, लेकिन मतलब ये अलग लोग अलग उनके, पेट मतलब उनके जेनेटिक्स अलग अलग है बेटा। है वो लोग एक ही स्पीशीज डॉग, बट उनके जीन्स अलग अलग हैं, वो लोग वैरायटी। ब्रीड का मतलब आप वैरायटी बोल सकते हो, सिंपल सा वर्ड में ब्रीड का मतलब होता है वैरायटी। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप कुछ बोलना चाह रहे हो शायद, ठीक है। तो ब्रीड का मतलब आप सिंपल वैरायटी से ले सकते हो, स्पीशीज सेम हो सकती है, बट उनमें वैरायटीज अलग अलग हो सकती है। समझ आ रहा है? चलो, तो अब देखो, सेम स्पीशीज है, सेम ब्रीड है, सेम स्पीशीज है, सेम ब्रीड है। समझ आ रहा है बेटा? अब सेम ब्रीड के जो इंडिविजुअल हैं उनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉस का मतलब होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के बीच में मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है, और उससे कोई नया प्रोजेनी बने, जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में देखा था, ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स। याद है आप लोगों को? Yes, क्रॉसिंग sir. ऑफ प्लांट्स देखा है आप लोगों ने कि नहीं याद है? याद है। अब ब्रीडिंग मतलब प्रबंधन, बस वही है बेटा, समझ गए। हिंदी में तो मुझे ध्यान नहीं रहता होता। अब इनब्रीडिंग जो रहता है, इसमें क्या हो रहा है, सेम ब्रीड के जो एंसेस्टर्स सेम होंगे, सेम होंगे, एंसेस्टर्स सेम होंगे एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ये अगर ये वाला जो है, तो मुझे आप लोग बताओ कि इसके एंसेस्टर्स कौन से होंगे। ये जो मैंने क्रॉस बताया है, ये भी क्रॉस है, ये वैसे ही क्रॉस प्लांट्स में भी होता है। तो ये जो एक प्लांट है, इसके एंसेस्टर्स कौन होंगे? इन दोनों के एंसेस्टर सेम है, और ये दोनों सेम सेम ब्रीड के भी हैं। समझ आ रहा बात? तो ऐसे एंसेस्टर सेम है ना, और सेम ब्रीड के, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो उसी को हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है? इनब्रीडिंग होता है। दूर के भाई बहन है, फोर्थ नहीं बेटा, फिफ्थ एंसेस्टर्स, सिक्स जनरेशन वाले भाई बस बहन है, बस ऐसा बस क्या? एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स सेम है इनके, ठीक है। मतलब एक ही दादा दादी के बच्चे अलग हुए, फिर उनके माँ बाप थे, उनके बच्चे के बीच में फिर ऐसा क्रॉसिंग हो रहा है, तो 4 to 6 जनरेशन तक के इनके एंसेस्टर्स सेम होते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा बेटा, इस टाइप के क्रॉस से क्या होगा, मुझे बताओ। होमोजाइगोसिटी डिप्रेशन बढ़ जाएगी, बेटा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी। हाँ, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, और इसको आप करोगे तो कोई एक एक कम ही मिलेगा। रेसेसिव आएगा, 16 में से कोई एक ही रेसेसिव आएगा कि नहीं आएगा?
डोमिनेंट बहुत सारे आएंगे लेकिन रेसेसिव एक ही आएगा। दोनों का जीन का जो रेसेसिव है वो एक ही आएगा। तो इससे क्या होगा, जो रेसेसिव जीन है वो एलिमिनेट होते जाते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट होता जाए। और क्रॉस करो, ये जो भी रेसेसिव जीन है एलिमिनेट होते जाएंगे। तो जो डोमिनेंट जीन है वो आगे आते जाएंगे, ठीक है। और डोमिनेंट जीन रहेंगे तो ऑब्वियसली जो फीचर्स या कैरेक्टर हमको चाहिए वो उभर के आगे आने लगेगा। समझ आ रहा बात? तो इसीलिए हम इनब्रीडिंग करते हैं। लेकिन ऐसा बार बार करने से क्या होता है, फिर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। होमोजाइगोसिटी आ जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, ठीक है। उनका जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाता है। तो इससे जो रेसेसिव जीन है ये एलिमिनेट होगा, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ रेसेसिव जीन। क्योंकि हमको तो बेस्ट चाहिए ना बेटा, ठीक है, वो डोमिनेंट जीन से मिलेगा हमको। तो डोमिनेंट जीन आगे आते जाएंगे, रेसेसिव जीन को हम हटाते जाएंगे। और जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, जो अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, होमोजाइगस कैरेक्टर वाले जो हैं, ठीक है, उस वो ब्रीड को हम लेते जाएंगे और उसको क्रॉस कराते जाएंगे। ऐसा करते करते क्या होता है कि उसका पूरा ये होमोजाइगोसिटी क्रिएट होता है। लेकिन एक बार होमोजाइगोसिटी क्रिएट हो गया, होमोजाइगोसिटी क्रिएट हो गया का मतलब क्या होता है, ये आ गया, अब इसमें कोई वैरायटी नहीं है, ये एज सच है। अब इस वैरायटी को आगे अगर आप क्रॉस करते हो इसी की जैसे वैरायटी से, तो आपको कुछ थोड़े बहुत भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। और फिर बार बार उनको क्रॉस कराने के कारण क्या होता है, उनके बीच में वो जो प्लांट है उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो उसके कारण उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। उस प्रोसेस को इनब्रीडिंग फर्टिलिटी क्यों कम होता है, ये नहीं समझ आ रहा है, क्या कारण है? अब बेटा एक ही है, Homozygous फर्टिलिटी जो रहता है इसीलिए डिक्रीज हो रहा है कि सेम वैरायटी है, अब उसमें जो है फीचर्स वही रहेगा। मे बी ये हो जाए कि बेटा जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है मेयोसिस के कारण, ठीक है, वो नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आ गया, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं है ना बेटा, ये तो मैं सिर्फ 2 जीन की बात बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो एक ही प्लांट के साथ बार बार उसको क्रॉस कराने से वो प्लांट का ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होता है जैसे पहले होता है, ठीक है। उसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। और जिसके कारण फिर वो जो प्लांट है जो काफी जनरेशन के बाद हमको होमोजाइगोसिटी वाला जो प्लांट मिला है, ठीक है, इसी को अगर हम बार बार और आगे क्रॉस करवाते जाएंगे और इससे नया प्लांट बनाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, और ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, फिर थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा होता है जेनेटिक जो रहता है स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। उसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ये सब जेनेटिक स्टेबिलिटी के कारण होता है बेटा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब बहुत बार इनब्रीडिंग कर लिए, मतलब एक्सेसिव इनब्रीडिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। समझ आ रहा बात? फिर इसको कैसे किया जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो अब उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, के साथ करवाओ ब्रीड। फिर उसको सेम ब्रीड के अलग एंसेस्टर के साथ में क्रॉस करवा दो, जिससे कि थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, उससे प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ने लग जाता है। समझ आ रहा बात? चलो, तो ये तो हो गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर इसको आउट क्रॉसिंग कराना पड़ता है। तो ये आउट क्रॉसिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है बताइए। सेम ब्रीड है बट शायद जनरेशन अलग। हैं? बोलो। 4 to 6 जनरेशन नहीं सर मतलब जनरेशन अलग होगी, ब्रीड सेम होगा मतलब ज्यादा जनरेशन गैप। भाई देखो, इनके सेम ब्रीड है, ये सेम ब्रीड है, बट ये इनका एंसेस्टर अलग है और इसका एंसेस्टर अलग है। एटलीस्ट एंसेस्टर्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट एंसेस्टर्स के बीच में क्रॉस होगा, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होगा। अलग अलग एंसेस्टर्स हैं लेकिन सेम ब्रीड के, सेम ब्रीड के अलग अलग एंसेस्टर्स के बीच में क्रॉस होगा। और ये जो डिफरेंट एंसेस्टर है एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन तक के ये अलग होने चाहिए। 4 to 6 जनरेशन तक के इनके जो एंसेस्टर्स हैं बिल्कुल रिलेटिव नहीं होने चाहिए। 4 to 6 जनरेशन तक के है ना, रिलेटिव नहीं होने चाहिए, एंसेस्टर्स अलग होने चाहिए।
तो मुझे बताओ ये स्पीशीज सेम है कि अलग अलग है? मैंने सेम है। सेम है। इनके स्पीशीज सेम होंगे अलग होंगे? भैया ब्रीड सेम है ना? इनका जो ब्रीड है वही सेम है, बस एंसेस्टर्स अलग हैं, उनके बीच में क्रॉस। और एंसेस्टर भी 4 to 6 जनरेशन तक के सेम नहीं होने चाहिए, मतलब 4 to 6 जनरेशन का जो उनका ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पर तो 4 to 6 जनरेशन तक तो सेम होने चाहिए एंसेस्टर्स, समझ? जैसे 2 भाई हैं, ठीक, 2 भाई हैं, उनके बच्चे हुए, ठीक, फिर उनके बेटा बेटी हुए, फिर उनके बेटा बेटी के फिर बेटा बेटी हुए, फिर उनके बेटा बेटी के फिर उनके बेटा बेटी हुए, तो ये लोग एंसेस्टर्स तो एक ही है ना, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, वो ये हो गया, ठीक। अब 4 to 6 जनरेशन मतलब दूर के हमारे परदादा के मौसी के बेटे, तो ये 4 to 6 जनरेशन से अलग हो गए। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा होता, हमारे परदादा जो थे उनके मौसी या मामा का जो बेटा है, मतलब हमारा चचेरा या मौसेरा परदादा, उनके बेटी का बेटा की बेटी, उसके बेटे का रिश्ता है। तो ये समझ रहे हो, क्या बोल रहे सर? रिलेटिव है, बहुत बहुत दूर बट के बहुत हैं, दूर मतलब के बहुत दूर के, मतलब इतने दूर के कि 6 से 8 पीढ़ियां हो गई। अब 6 से 8 पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी है वो रिलेटिव है, लेकिन ये तो बहुत दूर के होंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये वैसे ही है, ये है ना, सेम ब्रीड है बट डिफरेंट इनके एंसेस्टर्स हैं। अब यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा? इसमें ब्रीड ही डिफरेंट होगा, डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस होगा, ठीक है। ये एक ब्रीड 1 है, कोई एक ब्रीड 1 है, ये ब्रीड 2 है, अब इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। समझ आया बेटा? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेम स्पीशीज है, ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं। इसको लिख लेना जैसा मैं लिखाया हूं टेबल फॉर्म में, इससे आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आउट क्रॉसिंग में क्या हो रहा है? ब्रीड सेम है बट समझ आया ना, एंसेस्टर्स उनके डिफरेंट होगी 4 to 6 जनरेशन तक के, तो उनके बीच में क्रॉस हो रहा है। समझ आ रहा है? हमारे परदादा के जो मौसी के जो भाई हैं, उनके जो बेटी के जो बेटे हैं, उनकी नतनी की बेटी जो रहता है उसका रिश्ता आया है, तो दैट इज आउट क्रॉसिंग। समझ आ रहा बात? ठीक है। देन उसके बाद जैसे बोला जाए कि जाति ही अलग है, पहचान के नहीं, किससे मिले हैं? भारत मैट्रिमोनियल से, शादी.com से, ठीक है। कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। समझ आ रहा बात? कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे साथ पुरखे जानती हैं उनको, ना ही हमारे दोस्त यार जानते हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश। कैसे चीनी टाइप का दिखते हैं, समझ आ रहा बात? दे आर इंडियंस। समझ आ रहा? थोड़ा सा नेपाली टाइप का जो उनका फेस लुक होता है। तो ये क्या हो गया? सेम स्पीशीज है बट उनकी ब्रीड्स अलग है। समझ पा रहे हो आप लोग? डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, मतलब शादी करा दो उनका, दैट इज, बट बोथ आर ऑफ सेम स्पीशीज। समझ आ रहा बात? ठीक है। अब जैसे ये तो डॉग वॉग का, इंसान का एक ऐसी एग्जांपल बताया, बट ऐसा होता नहीं है ना, यहाँ बस एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि भाई गधे को घोड़े के साथ में, गधे को घोड़े के साथ में मेट करवा दो, तो गधे की स्पीशीज अलग है, घोड़े की स्पीशीज अलग है। समझ आ रहा बात? गधे की स्पीशीज अलग है, घोड़े की स्पीशीज अलग है। और शेर को लॉयन की स्पीशीज के साथ में क्रॉस करवा दो, मेट करवा दो, तो उनकी भी स्पीशीज अलग है। हाँ, लॉयन एंड टाइगर का भी ऐसा क्रॉस होता है। हाँ सर, होता है तो लॉयन इंसान और बंदर वगैरह का भी हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप जब साइंटिस्ट बनेंगे तो आप करा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। फुल है मेरे को बताने इंसानी बंदर। क्या बना। तो इंसान ऐसा भी तो बचपन में बंदर ही रहता है, उछल कूद करते रहते हैं। मैं अपने बेटों को प्यार से बंदर बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इंटर स्पेसिफिक हैबिटेशन क्या है?
ये स्पीशीज 1 है बेटा, बट क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए ना, एक चीज ध्यान रखना। ऐसे नहीं सर इंसान और मछली को मेट करवा दे, जल परी बना देते हैं सर, तो जल परा भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हम पूरा का पूरा स्पीशीज जो रहता है वो पूरा का पूरा वो बहुत डिफरेंट है बेटा, ठीक है। तो आप स्पीशीज नहीं कर रहे हो, आप तो सीधा क्लास और फाइलम ही अलग कर दोगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उतना नहीं जाना है इसमें। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होते हैं ना, जैसे कि जेब्रा, घोड़ा, गधा, ठीक है, जेब्रा, घोड़ा, गधा, ये जब जो रहता है ना, ये लोग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। टाइगर, लॉयन, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। बिल्ली बिल्ली जो होता है ना, ठीक है, चीता वीता, ये सब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये लोग सब कैट की फैमिलीज हैं। फैमिली सेम है इनकी, स्पीशीज डिफरेंट है, समझते हो ना। फैमिली, यस सर। ऑर्डर, फैमिली है ना, फिर उसके बाद स्पीशीज, सब स्पीशीज, इतना मालूम है आप लोगों को। जी क्लास, फैमिली, है ना। तो फैमिलीज इनकी सेम है, कैट की फैमिली में आते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, जो नॉर्मल जो हमारे घर में जो बिल्ली होती है, ठीक है, चीता वीता जो है, ये लोग सेम फैमिली के हैं ये लोग, ठीक है, सेम फैमिली के, बट इनकी स्पीशीज अलग हो गई है। तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सेम फैमिली के अलग अलग स्पीशीज, समझ आ रहा बात। अब फैमिली का मतलब ये नहीं सोचना सर हमारी भी तो एक फैमिली है, तो ये अलग फैमिली, ये सोसाइटी वाली फैमिली है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हायरार्ची वाला फैमिली नहीं है, ठीक है। तो हायरार्कियल फैमिली डिफरेंट होता है, सोशल फैमिली एक डिफरेंट चीज होती है, समझ आ रहा है। तो बायोलॉजी वालों के लिए फैमिली का मतलब हायरार्कियल फैमिली होना चाहिए, समझ आ रहा है। जी सर। ठीक है, हमारी फैमिली सर और पंजाब की फैमिली सर, दोनों फैमिली अलग अलग है क्या? नहीं, हम लोग सब एक ही फैमिली के, समझ आया बात, हम सब एक है, यस। है ना। चलो हायरार्कियली, तो स्पीशीज 1 को क्रॉस कराएंगे स्पीशीज 2 के साथ में, ठीक है। तो जैसे कि गधा, और घोड़ा। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इसको म्यूल। क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? म्यूल। म्यूल, ठीक है। इसको क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? म्यूल मिलेगा, जो थोड़े से गधे जितना हाइट बड़ा है, थोड़ा मस्कुलर होता है और गधे जैसा लेबोरियस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज भाग नहीं सकेगा, है ना। तो हाइट ज्यादा है, लेबोरियस है, और तो सामान वामान ढोने का ये सब म्यूल काम आता है, ठीक है। ऐसे घुड़सवारी का काम नहीं आएगा, ठीक है। घूम रहे हैं, ऐसे आते लड़ाई नहीं सर, लड़ने खच्चड़ जा, पर बैठते। अरे बेटा तो घुड़सवारी अलग चीज होती है ना, ऐसे थोड़ी ना रेस में दौड़ा रहे हो उसको आप म्यूल हाँ को, नहीं, दौड़ाने तो लायक एक नहीं। अलग चीज है। तो ऐसा देखिए कभी आप लोग म्यूल के ऊपर बारात निकाल रहे हैं, तो दूल्हा बैठा हुआ नहीं, है, पहाड़ ये वगैरह पर सब। यूज होता है इन्हें। तो वही मैं बोला ना, छोटे छोटे लेबोरियस भाई। वर्क के लिए यूज होता है, लेबोरियस वर्क के लिए यूज होता है वो। तो इसको उल्टा कर दोगे अगर, तो हिनी हो जाएगा, मतलब मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी करोगे तो हिनी हो जाता है वो, हिनी, हिनी, HINNY, हिनी। चलिए हो गया। सर ये क्या काम आती है हिन्नी? यही सब लेबोरियस वर्क के लिए यूज होता है, ये सब बनाए हैं बेटा ये लोग, इनके पास कुछ काम धंधा नहीं होगा, तो थोड़ा चलो इसको इसको इधर का उधर कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं, ऐसा टाइप का। जैसे लाइगर, टिगोन, ये सब भी बनता है। लाइगर क्या है? टाइगर लॉयन है, टाइगर। टिगोन क्या है? टाइगर एंड लॉयन का, ये लीगर, टिगोन, ये सब जो रहता है टाइगर और लायन का कॉम्बिनेशन है ना। एक का मेल ले लिए, दूसरे का फीमेल, दूसरे का मेल ले लिए, पहले का फीमेल ले लिए, ऐसा करके ये लोग सब नौटंकी मचाते रहते हैं। चलो समझ आया ये थोड़ा सा आप लोगों को? इनब्रीडिंग सेम ब्रीड सेम स्पीशीज, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग सेम ब्रीड सेम स्पीशीज, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड सेम स्पीशीज। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में, दैट इज टू डिफरेंट स्पीशीज बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये ध्यान रखेंगे, ऑफ सेम फैमिली। सर ह्यूमन बींग्स का भी ब्रीड होता है? ह्यूमन ब्रीड का तो अभी एक ही ब्रीड है बेटा, अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग का हम लोग से एक ही स्पीशीज है, ठीक है। और ब्रीड बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, और अफ्रीकन है, एशियन है, एशिया एक अलग, हाँ एशिया एक अलग ब्रीड हो गया, ठीक है।
और अफ्रीकन एक वाले अलग में। ब्रीड हो गया, मतलब यूरोपियन एक अफ्रीकन अलग। और इंडियन के बीच में शादी मतलब आउट क्रॉसिंग, लाइक हाँ, क्रॉस नहीं, ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोगों के भी अलग अलग हैं, अफ्रीकन अलग है, अलग ब्रीड के हैं, ऐसा है। बट ऐसा ब्रीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक्चुअल में। जीन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है हमारे, तो हम लोग ऐसा एकदम ब्रीड अलग अलग है ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। लुक में बहुत डिफरेंट हो जाता है बेटा ब्रीड्स का, ठीक है। अगर आप ब्रीड को देखोगे तो जेनेटिकली बहुत डिफरेंट होते हैं, बट हम लोग ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस है जेनेटिकली बहुत डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस आ गया था, लेकिन एनाटॉमिकल बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, समझ आ रहा है। इसलिए हम लोग ब्रीड टर्म जो रहते हैं जनरली हम ह्यूमंस में यूज नहीं करते, हम सब एक ही है। चलिए, देन इसको मैं हटा रहा हूँ। सर एक चीज बता दीजिए बोलो। सर, टाइगर में कौन है फादर, लायन या टाइगर? लॉयन होगा बेटा मेल एंड टाइगर फीमेल होगा, ये देखना पड़ेगा, आप लोग लिख लिया रहो और एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्या लिखना है सर? लॉयन और टाइगर स्ट्रॉन्ग होता है। लॉयन एंड टाइगर का जो लिगॉन है, हाँ। ठीक है, लॉयन मेल होगा एंड टाइगर फीमेल, एक बार क्रॉस मैच कर लेना इसमें, ठीक है। जो लाइगर होता है ना, लाइगर, लॉयन एंड टाइगर का, चलो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, ज्यादा दिमाग उसमें मत लगाओ। देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा अपन, क्या है आपका सिलेबस में, नया टॉपिक क्या है इसमें, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। हटाऊं मैं इसको, हाँ सर। ठीक है। तो ये ऐसा आप लोग थोड़ा सा ना बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका डेफिनेशन एक्चुअल में, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन मतलब इसको इसको ऐसा ऐसा करेंगे, स्पीशीज सेम है, ब्रीड अलग है, ब्रीड सेम है, एंसेस्टर्स अलग है, और ब्रीड सेम है और एंसेस्टर्स भी सेम है। क्या क्या बोला मैंने, ब्रीड सेम एंसेस्टर्स सेम, ब्रीड सेम एंसेस्टर्स अलग, एंड ब्रीड डिफरेंट एंड स्पीशीज ही डिफरेंट। समझ आया, समझ आया ना, एक में आंसर नहीं समझ आया। आया आया सर। सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर्स, है ना, 4 to 6 जनरेशन, सेम ब्रीड एंसेस्टर्स अलग 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। देन ब्रीड डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट, 4 हो गया, खत्म, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना एकदम इजी तरीके से, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अब इसमें क्या होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भैया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बायो वालों के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। एंड MOET, अब जो मल्टीपल केमिस्ट्री, मल्टीपल हाँ केमिस्ट्री वालों के लिए MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट बायो वालों के लिए ये MOET मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको समझते जाइएगा। भाई आपको मालूम है कि जो सुपीरियर मेल होता है ना, जेनेटिकली सुपीरियर मेल जो होता है बुल, है ना, उसके सेमेन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियली जो रहता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डाला जाता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं कि भैया अगर कोई पंजाब का कोई ब्रीड है जो बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे कि युवराज एक भैंसा है, ठीक है, बहुत अच्छी ब्रीड का है, ठीक है, उसका नाम है युवराज पंजाब का, ठीक है, वो युवराज सिर्फ सेमेन बेच के 5 लाख रुपए कमाता है, ये कोई इंसान नहीं है, ठीक है, ये
ये भैंसे की वैरायटी है, समझ आ रहा बात है ना। तो ये इसका जो सेमेन बेच के उसके मालिक लोग 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ठीक, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जेनेटिकली बहुत सुपीरियर मेल है। इससे पैदा होने वाले जो भैंसे होती हैं उनमें मिल्क की क्वांटिटी एंड क्वालिटी काफी अच्छा होता है, एंड उससे पैदा होने वाला जो भी मेल या फीमेल है वो काफी सुपीरियर, जेनेटिकली काफी सुपीरियर होते हैं। तो भैया आप वो एक है, मैं आपको बता दूं, उस टाइप की वैरायटी जो रहता है ना पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही है। समझ आ रहा बात, मतलब उतना सुपीरियर। उसको बहुत सब बेटा 3-4 नौकर रखते हैं उसके लिए, साफ सफाई एकदम चमकता रहता है, मैं देखा हूँ डिस्कवरी में। ठीक है, तो अब उसको अगर छत्तीसगढ़ के किसी फीमेल के साथ उसको क्रॉस करवाना है या मेट कराना है, तो या तो उसको यहाँ लाना पड़ेगा या तो इसको वहां ले जाना पड़ेगा, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा बात। तो इससे अच्छा क्या भैया, सेमेन को लो, फ्रोजन करो, उसको फ्रीजर में डाल दो, स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी एक से दूसरे जगह जाने का भी खतरा कम रहता है। ठीक है, प्लस टाइम टेकिंग प्रोसेस जो रहता है मीटिंग, इसमें बचता है टाइम इधर से उधर जाने ले जाने का। तो ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करते हैं, जिससे कि टाइम बचता है, पैसा बचता है, बहुत सारे रिसोर्सेज बचते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है कि इसमें अब मान के चलो बेटा कोई एक फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल एनिमल है, ठीक है, समझ आ रहा है, काऊ ले सकते हैं अपन, फीमेल काऊ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एफएसएच की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एफएसएच एक्टिविटी इंक्रीज कर, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होने से क्या होगा, क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसमें एग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग फॉर्मेशन होगा। अब एग फॉर्मेशन होगा तो इस अब एग फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली एग को फर्टिलाइज करना है, तो एआई के थ्रू इस एग को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, अब एग जो बनेगा बेटा, हम एफएसएच की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एग, एक एग मेच्योर होने के बदले बहुत सारे 4 से 6 एग मेच्योर होगा, 4 से 6 एग मैच्योर होगा। अब क्या करेंगे, एआई के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इस एग को फर्टिलाइज करवाएंगे। फर्टिलाइज करा देंगे। अब इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, जाइगोट एंड अर्ली एम्ब्रियो। ठीक है, 4 to 8 सेल वाला अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, ये जो अर्ली एम्ब्रियो है उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से नॉन सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये जो एक फीमेल है एनिमल, फर्स्ट फीमेल एनिमल, ठीक है, ये मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। तो नॉन सर्जिकली बोलने का मतलब बेटा ऑपरेशन करके उसके मतलब ऐसे चीरा वीरा मार के नहीं निकालेंगे, विथआउट सर्जरी। है, इंस्ट्रूमेंट घुसाएंगे और पकड़ के इंस्ट्रूमेंट्स से करेंगे ना बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 to 8 सेल स्टेज वाला जो अर्ली एम्ब्रियो होगा, ठीक है, उसको नॉन सर्जिकली क्या करेंगे, फीमेल का उसे रिमूव करेंगे, और फिर ऐसा एक एक एग को, ये जो एक एक एम्ब्रियो है उसको बहुत सारे फीमेल में डाल देंगे। समझ आ रहा बात। फिर ये जो एग है, ये जो एग्स हैं, ये जो एग्स हैं 4 to 6 जो सॉरी 4 to 6 जो एम्ब्रियो है, इसको क्या करेंगे, अलग अलग फीमेल्स में, फीमेल 2, फीमेल 3, फीमेल 4, फीमेल 5, ऐसा तो अलग अलग में डाल देंगे, जिससे कि उनके में फिर वो लोग क्या, वो लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब ये फिर से रेडी हो गई ये फीमेल। ठीक है, तो एक प्रकार के जेनेटिकली जो चाइल्ड है वो इसी का ही है सब में। तो इससे क्या होता है कि एक जगह किए ऐसा फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाए, उसके बाद अलग अलग में उसको ट्रांसप्लांट कर दिए, अलग अलग में उसको ट्रांसप्लांट कर दिए, अलग अलग में डाल दिए। उससे क्या होता है बेटा, बोलो, बच्चे होंगे उनके, और फिर मेनली जो बच्चे जो होते हैं या प्रेगनेंसी होती है उसका मेन कारण होता है दूध निकालना। तो प्रेगनेंसी होगी तो ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है मेनली। ठीक है, फीमेल काऊ में तो ये सब किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके बच्चे को जन्म दे रहे हैं।
है ना। ठीक है, तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ये कुल मिलाकर के आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, दो वर्ड आप लोग पढ़ते हो यहाँ पर। एक होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, FSH के द्वारा बहुत सारा एग फॉर्मेशन हो रहा है, 4 to 6, दैट इज ओव्यूलेशन हो रहा है, एक से ज्यादा ओव्यूलेशन, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन। एंड उसके बाद उसको फर्टिलाइज करवाई AI के द्वारा, देन उसके बाद जो अर्ली एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग फीमेल काउ में, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझ आ गया बात, क्लियर है? यस सर। सर सब जब काऊ प्रेग्नेंट रहती है तभी मिल्क देती है, उसके बाद नहीं देती ना? हाँ बेटा, हाँ तो उसी समय देते हैं बेटा, कुछ समय तक देते रहते हैं वो लोग, ठीक है, कुछ इंजेक्शन महीने लगा तक। के भी निकालते हैं हाँ ना, क्या चीज? इंजेक्शंस लगा के। हाँ इंजेक्शन भी लगाते हैं, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऑक्सीटोसिन डालते हैं तो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं होगा, मिल्क ज्यादा निकलता है बॉडी से, ठीक है। पर जब बेबी नहीं होगा फिर क्या करेंगे उस गाय का? मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर, अच्छा यही करेंगे। यही ठीक। करेंगे, लेकिन एक समय के बाद गाय बूढ़ी हो जाएंगी, हाँ फिर क्या फिर करेंगे? उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, ऐसे जाओ घूमो फिरो खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्योंकि अब उसको ज्यादा खिलाने पिलाने का मतलब ही नहीं है, बूढ़ी हो चुके हैं तब उसको। हमारे काम की। हाँ तो अगर बहुत ज्यादा अगर इमोशनल है तो घर पे ही रखेंगे, उसकी मृत्यु होते तक के, या फिर उसको ऐसे बाहर छोड़ दिया जाता है अपने हिसाब से, चरते चरते खा लेंगे पी लेंगे। इस दुनिया में खाने पीने की कमी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, इंसान ही है जो अनाज का गुलाम है, और कोई नहीं। आप कभी देखिए चिड़िया को किसी के यहाँ जॉब करते हुए खाना खाने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा बात? किसी बंदर को देखियो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं जो, है ना, ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, नहीं। तो हमारे अर्थ में सभी के लिए पर्याप्त भोजन है, बट ह्यूमन एक्चुअल सोचता है कि हम चीजों को गुलाम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन सभी के गुलाम बन चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सोचने वाली बात है, आप लोग मत सोचो लेकिन, ठीक है। और that is all because of start era of agriculture। ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो ही हम गुलाम बने, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमको लगता है हम अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं साल भर के लिए, फिर हम उसी जगह पर रह जाते हैं, हम उसी खाने के सोर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम उसका गुलाम बन जाते हैं कि यार अब हमको यहीं रहना है। अब आगे चल के क्या होगा, हो सकता है कि कोई अकाल आए, बाढ़ आए, जिससे कि फसल बर्बाद हो जाए, फिर वो क्या होगा, कर्ज में दबेगा, फिर वो और गुलाम बन जाता है काम करने के लिए, फिर दूसरी जगह काम के लिए जाएगा, फिर वहां से वो अपने खेत छुड़ाएगा, ये जो चक्र है ये चलता रहता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर अब तो मैं जंगल जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं रहूंगा मस्त झोपड़ी बना के, वहीं फल फ्रूट खाऊंगा, बढ़िया जानवर अनवर मारूंगा, चिड़िया उड़िया मारूंगा, उसी खाऊंगा और जीवन यापन करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। पता चला शेर हम लोग को खा जाएगा कुछ दिनों बाद। तो क्यों नहीं खाएगा भाई, क्यों नहीं खाएगा? आपका खाना चिड़िया बन सकता है, आपका खाना चिड़िया या फिर कोई भी छोटा मोटा क्यों जानवर जाए बन सकता है। जंगल? हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, गुलाम बन के रहो सब लोग, ठीक है, चलो ठीक है। ना जो काउस मतलब जो मिल्क नहीं दे पा रही है, अब बूढ़ी हो गई हाँ है, उनको पाल भी तो सकते हैं ना, गोबर गैस प्रोडक्शन और ये सब के लिए, मतलब वो लोग अभी भी तो फायदे के होंगे ही ना। वही बोला ना बेटा, अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो बिल्कुल पालो, इमोशनल नहीं है, अगर आपके पास 1000 गाय है और 1000 में से 200 बूढ़ी हो गई है, देन उसके बाद आप क्या करोगे? तो सर कोई सवाल अपना ये टाइम ऐसे में वेस्ट करना नहीं चाहेगा ना, नहीं जो अगर चाहेगा। ज्यादा प्रोडक्शन विदेशों में क्या करते हैं, ऐसे काउस को खा बुचड़ खाने लेते में, हैं। हाँ बुचड़ खाने में डाल दिया जाता है, जिसको काट के उसका मीट को सेल करते हैं। गंदे। गंदे क्या बेटा, अब वो हमारी सोच है कि हम इसको ऐसा मानते हैं, है ना, बट हर कोई नहीं। जैसे सिंधियों में, सिंधी कोई है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई नहीं सिंधी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक आध सिंधी लाओ इस क्लास को। कौन है? हाँ बॉबी है, ठीक, हाँ हाँ बच गया, नहीं तो मैं पढ़ाना बंद करने वाला था, ठीक है, कोई ना कोई है, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ।
तो जैसे सिंधियों में ऐसा मानते हैं भाई, जो हमारा जो देवता है वो मछली के, जो मछली को देवता ऐसे मानते हैं। सही बोलो ना भाई बॉबी? हाँ, तो जो है वो मछली के देवता है, तो इसीलिए फिश कई लोग नहीं खाते हैं। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं खाता, तो कई लोग फिश नहीं खाते हैं। समझ आ रहा बात? इसीलिए क्योंकि हमारे जो देवता है वो मछलियों के देवता है। तो ये मान्यता है, सबका अपना अपना है। समझ आ रहा बात? लेकिन बाकी लोग जो खा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि दे आर बैड, राक्षस है वो, मछली खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा बात? तो सबका अपना अपना धारणा होता है बेटा, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप जो चीज नहीं कर रहे हो दूसरों को भी वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। समझ आ? सबका अपना अपना सोच है, ठीक है, सबके अपना अपना तरीका होता है जीने का, सबका अपना अपना रिलीजियस होता है, रिलीजियस की मान्यताएं होती है, उसके हिसाब से लोग चलते हैं। और सबका धर्म भी अच्छा है अपने तरीके से, जो लोग चलते हैं, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म में। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग। क्या बोध अटक रहा है? हटा दूं इसको? हाँ सही। अभी मैंने आप लोगों को ब्रीडिंग इतना सारा बताया है। एक्चुअली प्लांट जो ब्रीडिंग है वो भी कोई अलग नहीं है, वो भी उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी तक वही पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं सारी चीजें हम। हाँ बोलो। हाँ सर, आप वो डॉग का बता रहे थे ना, काफी ज्यादा घने बाल वाला है, एक बिना फर वाला है, उस टाइप का। तो हाँ। सर अगर उन दोनों का क्रॉस कराए तो उनके जो बच्चे होंगे वो तो फर्टाइल होंगे ना, और उन दोनों की कैरेक्टर्स रखेंगे। अब वो डिपेंड करता है बेटा, वो लोग कितने क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो लोग कितने क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि स्पीशीज तो सेम है, तो फिर बच्चे तो फर्टाइल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, स्पीशीज सेम होने से भी कई बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब आर्टिफिशियली करेंगे तो अलग बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सब स्पीशीज के भी गैमेट्स जो रहते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। समझ आ रहा बात? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए तो बेटा नेचर ने सबको थोड़ा थोड़ा अलग करके रखा है ना। अगर एकदम ही ऐसा इंटर ब्रीडिंग करना चालू कर दिए सभी लोग, ठीक है, तो फिर वेरिएबिलिटी कहाँ रहेगी? आपको जरूर लगेगा कि ये लोग तो वेरिएबल हो गए ना, अलग अलग हो गए, बट ऐसा नहीं है। वो स्पीशीज तो खत्म हो जाएगी ना, वो जो स्पीशीज की जो ब्रीड है उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। फिर तो वो दोनों मिलकर के कोई एक ब्रीड बने। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ये नेचर में ये ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएशंस खत्म हो जाएंगे। अब कैसे खत्म होंगे इसको ध्यान से देखना। अब मैंने मान लिया कि सेम स्पीशीज है, देखना ध्यान से देखना, सेम स्पीशीज है, इसके 1 2 3 4 5 6 ब्रीड है। कितने ब्रीड है? 6 ब्रीड है। ये डार्विन जो है ना बेटा, उसके हिसाब से भी है, ये डार्विन के हिसाब से भी ये सारी चीजें होती है ना। ठीक है, एवोल्यूशन के हिसाब से भी है, ये जो पॉइंट है ना, ये 6 ब्रीड है, एक स्पीशीज के 6 ब्रीड है। अब अगर ये ब्रीड एक दूसरे से क्रॉस करे, ठीक है, तो ए बना, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस करे तो बी बना, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस किए तो सी बना। अब क्या ये स्पीशीज बचेगी अगर ऐसे ही क्रॉस करते रहे तो? खत्म हो जाएगी ना। ये लोग अगर अपने ही ब्रीड के साथ में, ये अपने ही ब्रीड के साथ में क्रॉस नहीं किए अगर, और इनको दिखा छोटा कुत्ता दिखा, अरे वाह बड़ा डॉग है, ठीक है, तो मेरे बच्चों की हाइट बड़ी बड़ी होंगे, तो ये क्या हो गया, इसके साथ क्रॉस किए। हंसने वाली बात नहीं है, समझ आ रही बात? ये तो सोची ही नहीं, सही है। ये तो खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से जाएगा, ध्यान से सुनना। अब ये दोनों बोलेंगे अरे वाह ये तो अलग दिख रहा है, इसके पास आधे में बाल भी है और आधा छोटा छोटा बाल है, कितना बढ़िया कलरफुल दिख रहा है। तो ये बोलेगा चलो ठीक है अपन क्रॉस करते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ए बी बनेगा, ठीक है, इनको करेंगे तो BC बनेगा। अब इनको कर लो तो कोई भी XYZ, तो यहाँ पर बेटा वेरिएबिलिटी तो खत्म हो गई, स्पीशीज तो सिकुड़ गए, वेरिएशन कहाँ आ रहा है? स्पीशीज तो खत्म हो गए इनके। अब इनके स्पीशीज की 6 ब्रीड अलग स्पीशीज ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो
इनकी स्पीशीज की 6 ब्रीड थे, बचे कितने? फिर ऐसा करने से एक ही बचा, फिर तो गया ना बेटा। अब इनको हम लोग देखेंगे बहुत सुंदर दिख रहा है, रख के मार देंगे तो इनकी स्पीशीज ही खत्म हो गई। समझ आया बात? हाँ, तो ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए नेचर ने सबको थोड़ा थोड़ा अलग रखा। चलो हटा दो इसको। चलो देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे। अब प्लांट ब्रीडिंग जो रहता है इसमें बहुत सारी चीजें आप जानते हो, जैसे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या क्या होगा इसका मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है? हाँ, पहला है कलेक्शन ऑफ, फिर उसको अपन देखते हैं वेरिएबिलिटी, ठीक। देन इसका हेडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक। बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आना चालू हो जाएगा कि भाई क्या कर रहे हैं अपन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, कोशिश करो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझने का, फिर देखेंगे। बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स then selection and testing of superior, समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा हेडिंग के साथ में, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक। देन टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, टेस्टिंग, रिलीज एंड commercialization of new varieties या variants, ठीक है? क्लियर है? ये प्लांट ब्रीडिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें लास्ट में जो है हम लोग देखते हैं बेटा, लास्ट में 3 पॉइंट है, उसको बस बड़ा आसानी से हमको समझना है। वैल्यूएशन, टेस्टिंग एंड रिलीज। देखो अब इसको कैसे समझेंगे? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि हमको एक बेटर वैरायटी प्रोड्यूस करना है। क्यों बेटर वैरायटी प्रोड्यूस करना है बताओ? बेटर वैरायटी का प्लांट को प्रोड्यूस करना है। क्यों? जिसमें जो डिसीज रेजिस्टेंट हो, पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस से रेजिस्टेंट हो, बीमारियां कम हो, और जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। समझ आ रहा बात? ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर के ये हम क्यों कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फायदे के लिए भाई, ज्यादा लोगों को फूड मिलेगा, ज्यादा फसल होगी, बम्पर फसल होता है ना, बम्पर पैदावार हुआ तो बहुत ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिलेगा। ऑब्वियसली मेन रीजन तो वो होता है ना, लेकिन वो बोलने वाली बात है, बट मेन रीजन तो रहता है भैया पैसे के लिए। समझ आ रहा बात? तो ये ज्यादा हुआ, प्लस न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बेसिक है भाई, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग गेहूं खाते हैं तो गेहूं जो रहता है वो सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। चावल जो लेते हैं भाई 20 रुपए 25 रुपए किलो वाला भी होता है और एक 100-150 रुपए किलो वाला भी चावल होता है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। समझ आ रहा है? क्वालिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू जो रहता है वो ज्यादा होता है, टेस्ट अच्छा होता है, टेक्सचर अच्छा होता है, एरोमा होता है, खुशबू। जैसे बासमती में अच्छा खुशबू आता है, लंबा लंबा चावल दिखता है, अरे वाह बहुत लंबा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। खुशबू अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होती है। तो लेकिन ये एक दिन में सब नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। पहले क्या करते हैं, वाइल्ड वैरायटी का ऐसे प्लांट देखिए, वाइल्ड वैरायटी मतलब जो नॉर्मली उग रहा है, ठीक है। तो बेटा ये चावल या जो धान
या फिर जो अपन गेहूं वगैरह की जो खेती होती है, एक्चुअल में सब झाड़ियां होती है। पहले जमाने ये सब झाड़ियां हैं, झाड़ी होता है, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो इसको फिर अपन कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक के, स्टोर करके रख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट है तो इससे एनर्जी भी अच्छा खासा खींच सकते हैं हम लोग। तो हम वाइल्ड वैरायटी या जो बेटर वैरायटीज के प्लांट हैं उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, जो अच्छा हाइब्रिड है या एकदम वाइल्ड वैरायटी, समझ रहे हो आप लोग? जो ओरिजिनल वैरायटी होता है उसमें कुछ अच्छा फीचर है, और एक कहीं पर कुछ हाइब्रिड होगा, मे बी वो ऑटोमेटिक हाइब्रिड वैरायटी मिल गया, उसमें कोई फीचर होगा। अब हमको क्या करना है, हमको इसका भी फीचर चाहिए और इसका भी फीचर चाहिए, टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ रहा बात? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जीन्स वाले जो प्लांट है उसका हम कलेक्शन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स, यार आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? डिफरेंट वेराइटीज के जो जीन्स वाले, वैरायटी वाले जो प्लांट्स हैं, है ना, जिसको हमको क्रॉस ब्रीड करवाना है, जिसको हमको क्रॉस करवाना है, उसका हम लोग को क्या करना है बेटा, कलेक्शन, मतलब उसको ढूंढ के रखना है हमको। समझ आया बात? ठीक है, तो इस टाइप का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, इस टाइप का जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये समझ आया? जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म मतलब उनके जो जीन्स, अलग अलग टाइप के जो जीन्स वाले प्लांट है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे जीन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? देन इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्लांट जेनेटिकली स्टेबल है, डिसीज रेजिस्टेंट है, और किसका जो फूड प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत अच्छी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे, भाई ये प्लांट अच्छा है, ये प्लांट अच्छा है। हम लोग बहुत सारे वैरायटी देखे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 वैरायटी को हम लोग इकट्ठा कर लिए। 100 वैरायटी को इकट्ठा करने के बाद हम लोग देखेंगे ये 5 वैरायटी अच्छा है, ये 5 वैरायटी अच्छा है, बाकी 90 को अभी हटा दो, ठीक है, उसको रखे रहो, बाद में देखेंगे। तो ये 5-5 वैरायटी को हम लोग क्या करेंगे, फिर एक दूसरे से क्रॉस करवाएंगे। पहले उनको इवेल्युएट करेंगे, 100 में से 10 ही निकालेंगे। समझ आ रहा बात? उनको इवेल्युएट करके 10 को निकालेंगे, देन उनके बीच में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो भाई सीधी सी बात है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन कर लिए, ढूंढ लिए, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या करेंगे भाई, अब उनसे जो ऑफस्प्रिंग बने, F1 F2, ठीक है, फर्दर जो भी ऑफस्प्रिंग बने हैं भाई, जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में देखा था, एक प्लांट लिए, दूसरा प्लांट लिए, फिर क्रॉस करवाए, नहीं समझ आया, फिर से उसी के जैसे को सेल्फ क्रॉस करवाए, या फिर उसको किसी और अच्छी वैरायटी से क्रॉस करवाए। तो इससे क्या होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमको कुछ बेटर मिलेगा, कोई ना कोई प्लांट हमको बेटर वैरायटी का मिलेगा, मतलब पेरेंट्स से बेटर। समझ आया बात? ये दो पेरेंट्स है, हमको दोनों की क्वालिटी चाहिए, हम क्रॉस करेंगे, उसको और क्रॉस करते जाएंगे, तो हमको कभी ना कभी एक अच्छा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हमको प्लांट मिलेगा, जो कि अपने पेरेंट से सुपीरियर है। किस सेंस में? डिसीज रेजिस्टेंस में सुपीरियर है, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब सूखा पानी से रेजिस्टेंट है, ज्यादा सूखा होगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, और ज्यादा पानी होगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा डिसीज से, और अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होते हैं, इस टाइप के जो प्लांट जो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। समझ रहे बेटा? रिकॉम्बिनेंट समझते हो ना? दो अलग अलग जो जी सर। वैरायटी है उनके बीच में हम क्रॉस करवाने के बाद एक वैरायटी होगा जिसमें दोनों के जीन्स होंगे, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। दो वाइल्ड वैरायटी है, दोनों का अलग अलग जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, मिलाएंगे
तो दोनों का जीन्स कुछ ना कुछ तो आएगा नया, जो भी प्लांट होगा दैट इज रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट जो कि, अब ऐसे तो नहीं है ना बेटा कि 4 प्लांट में से चारों के चारों सुपीरियर होंगे। जैसे इसको अगर आप क्रॉस करवाओगे तो क्या आपको सारे के सारे डोमिनेंट मिलेंगे क्या? नहीं, रिसेसिव भी मिलेंगे, रिसेसिव भी मिलेगा, तो हमको उसको हटा देना है, तो हमको जो सुपीरियर वैरायटी है उसको रखना है। तो ऐसे प्लांट जो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर, और नोन एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। समझ आया बात? हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? हम इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा प्लांट हाइब्रिड विगर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, हम उसको उठाएंगे, ठीक, उसको सेलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, क्वालिटी कैसी है, कितना ज्यादा ये कम पानी ज्यादा पानी में सरवाइव कर पा रहा है, बीमारियों से लड़ने में सक्षम है कि नहीं है, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, चावल गेहूं मक्का जो भी प्रोडक्ट है, उसका क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज को इवैल्यूएट करेंगे। देन उसके बाद उसको अपने लैब, मतलब जैसे कि आप एग्रीकल्चर का कॉलेज देखे हो, एग्रीकल्चर कॉलेज, हाँ सर। एग्रीकल्चर कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं होता, वहां बहुत सारी खाली जमीन होती है। ठीक है, कभी देखना खेत होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज के कई एकड़ खेत होते हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, ये सारा एक्सपेरिमेंट्स। समझ आ रहा है? तो वो लोग अपने कॉलेज के जो मतलब जो एरिया है ना, खाली जमीन, उसमें वो लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करने के बाद क्या करते हैं, ब्रीडिंग टेक्निक के बाद इवेल्युएट करके उसको, फिर इवेल्यूएशन हो गया उनके खुद के खेत में, अब उसको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग कैसे करेंगे? अलग अलग जगह पर, कि भैया ये जो क्वालिटी है, हो सकता है ये पंजाब में बना, क्या ये छत्तीसगढ़ में उग पाएगा, क्या ये साउथ इंडिया में उग पाएगा, इसका प्रोडक्शन हो पाएगा, उसके क्लाइमेट में ये सुटेबल है कि नहीं है। और एक बार प्रोडक्शन हुआ, क्या 10 बार प्रोडक्शन उसका वैरायटी का 10 बार प्रोडक्शन करने से भी क्या वो वैसा ही रिजल्ट दे रहा है जैसे एक बार में? मतलब एक बार प्रोड्यूस हो गया, फिर उसका जो सीड है, उस सीड से दूसरी बार प्रोडक्शन लिए, फिर उसके सीड से तीसरी बार। भाई आप लोग कभी देखे हो, जैसे चावल की खेती करते हैं या है ना धान की खेती करते हैं, तो कुछ बीज को रखा जाता है ताकि हाँ, अगली बार उसको आगे बो के लिए। सके, आगे के लिए। कुछ को बेच दिया जाता है पैसे के लिए, कुछ को रखा जाता है चावल को खुद कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, और कुछ सीड को रखा जाता है, ठीक है, धान को रखा जाता है आगे फिर से खेत में डालने के लिए। समझ आया बात? ठीक है, तो अब वो जो बीज है उसको फिर से कल्टीवेट करेंगे, फिर उसके सीड को फिर से कल्टीवेशन करेंगे, ऐसा करते करते हर बार क्या सेम रिजल्ट आ रहा है या दूसरा आ रहा है? अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग टेम्परेचर क्लाइमेट में ये प्रोडक्शन कैसा दे रहा है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर ये बहुत सारे जगह पर अच्छा सुटेबल है, देन उसके बाद उसको कमर्शियली रिलीज कर देते हैं दुकानों में, फिर वहां से आप जाके खरीद सकते हो। जैसे आप लोग सीड खरीदते हो ना, कभी सीड खरीदे हो? ऐसे भटा, नींबू, टमाटर का, आप लोग नहीं बाजार में खरीदे। जाके, दुकानों में जाके, तो अलग अलग कंपनियां जो होती है ना, वो लोग वो सीड को यही सब प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं कमर्शियली। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, यहाँ जर्म प्लाज्मा का मतलब सिर्फ पॉलन ग्रेन लग रहा है क्या? नहीं बेटा, जर्म प्लाज्म का मतलब होता है कि उनके जो बोल सकते हैं अलग अलग वैरायटी के जो गैमेट्स हैं, या फिर उनके पॉलन ग्रेन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर उनके सीड बोल सकते हो, तो जो जिसमें भी वो जीन्स हैं प्लांट वो के, तो ठीक है, मेनली सीड, मेनली सीड। सर बहुत चलेगा। हाँ, उनका मेनली सीड लेते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट को तो ला नहीं सकते। आप पॉलन ग्रेन को ला भी लोगे तो उसका एग जो रहता है उसको कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो मेनली जो रहता है मतलब सीड सीड लेते हैं, ले लिया, उसको उगा लिया और फिर उन दोनों के बीच में फिर क्रॉस उसका करा। हाँ क्रॉस करवा लिए, ऐसा है ना? या तो प्लांट को ला लिए आप, प्लांट को जो छोटे छोटे प्लांट है ना, जो भी प्लांट है उसको ला के आप कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन आप बहुत दिनों तक तो स्टोर नहीं कर सकते ना, सीड को ही आप स्टोर कर सकते हो।
चलिए हो गया, समझ आ रहा है? यस देन ग्रीन जी, सर। रिवॉल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग डिसीज, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?